गुड इवनिंग बच्चों। अभिषेक कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अनीता गुड इवनिंग। कैसी हो अनीता, कैसी चल रही है तैयारी? अभिषेक गुड इवनिंग। शिल्पा, प्रवीण, प्रवीण बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, कल मैंने आपसे इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स हैं उन पावर्स पर मैंने आपसे 2 पर बात की थी। आज हम लोग इसमें आगे की बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के जो पावर्स और फंक्शन है उन पावर्स और फंक्शन में आगे की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लियर पर बच्चों क्या देखते हैं। उमराना सिद्दीकी बिल्कुल ठीक हूं मैं। तो इलेक्शन कमीशन को लेकर बच्चों जो यहां पर जो आपसे बातें हो रही थी उसमें मैंने 2 पहलुओं पर आपसे बात की थी। चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से संबंधित 2 पहलुओं पर मैंने क्या बात की थी। एक चुनाव आयोग की नियामक शक्तियों की मैंने बात की थी। चुनाव आयोग की 2 शक्तियों की मैंने आपसे कल बात की थी। एक तो बच्चों थी जो चुनाव आयोग की परामर्शी शक्तियां, इस पर मैंने कल आपसे पूरी बात बच्चों करी थी। एडवाइजरी जो पावर्स हैं, एडवाइजरी पावर्स क्या है इस पर मैंने बात करी थी। फिर इसके साथ ही जो चुनाव आयोग की जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, इन प्रशासनिक शक्तियों पर भी मैंने आपसे बात करी थी। चुनाव आयोग का जो रेगुलेटरी पावर है उस रेगुलेटरी पावर पर बात करेंगे। और चुनाव आयोग का जो अर्धन्यायिक जो शक्तियां हैं, चुनाव आयोग की जो क्वासी जुडिशियल जो पावर्स हैं, इन क्वासी जुडिशियल पावर्स पर भी मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, जो परामर्शी शक्तियां हैं, फिर इसके साथ ही एडवाइजरी जो पावर है बच्चों, एडवाइजरी पावर्स, इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं इनके बारे में। और 2 पावर्स अभी क्या बचे हुए हैं। परामर्शी शक्तियों में मैंने आपको बताया था कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देते हैं जब 102 और 191 के तहत कोई भी अयोग्यता का विषय उनके सामने उपस्थित होता है। और चुनाव आयोग का ये परामर्श बाध्यकारी होता है। मैंने उदाहरण लिया था कि जैसे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रांची के पास एक ग्रेफाइट की खदान अपने नाम से ली थी। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और उसके बाद 8A, 9A, इन सब में 6 आधारों पर किसी भी विधायक और सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसमें एक आधार है कि सरकारी ठेका प्राप्त करने के आधार पर भी किसी भी विधायक को क्या है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये जो सरकारी ठेका प्राप्त करने के आधार पर जो अयोग्यता है, उस अयोग्यता के कॉन्टेक्स्ट को अगर हम लोग यहाँ पर उस अयोग्यता को, सरकारी ठेके के आधार पर जो अयोग्यता है उस अयोग्यता को अगर देखा जाए तो यही अयोग्यता का पैमाना वहां पर लागू हुआ। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या परामर्श दिया इसको लेकर, एक अखबारों में कयास आया, अखबारों में अनुमान व्यक्त किया गया। चुनाव आयोग के अखबारों में जो अनुमान थे उसमें यह था कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर दिया है। लेकिन राज्यपाल ने उस पर कोई भी चीज, अभी कोई भी जो मत है वो डिस्क्लोज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर इससे प्रूफ होता है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति और इसके साथ ही राज्यपाल को अयोग्यता के मामलों में परामर्श देने की शक्ति है। फिर इसके साथ ही भ्रष्ट प्रक्रिया, करप्ट प्रैक्टिस की भी बात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में की गई है। और भ्रष्ट प्रक्रिया क्या है इसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में बताया गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर कोई चुनाव लड़ने वाला विधायक या सांसदी का चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति अगर 2 समुदायों के बीच में शत्रुता बढ़ाने के तरीकों को अपनाकर, धर्म का इस्तेमाल करके, जाति का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की कोशिश करता है तो ये भ्रष्ट प्रक्रिया मानी जाएगी। और यहाँ पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो परामर्श देने की जो शक्ति है, ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति हमारे चुनाव आयोग के पास है। तो ईसीआई का जो दूसरा जो एडवाइजरी पावर है वो एडवाइजरी पावर यहाँ से जुड़ा हुआ है। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ईसीआई के संदर्भ में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनसे जुड़ी हुई जो बात है उसमें जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पर तीसरे के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उस राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वहां पर चुनाव कराने लायक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं या नहीं उत्पन्न हुई हैं, इस पर भी चुनाव आयोग ही परामर्श कह देता है। तो चुनाव आयोग की मैंने आपसे परामर्शी शक्तियों में 3 बातें बताई। चौथी बात मैंने बताई कि अगर राजनीतिक दलों को लेकर और उम्मीदवारों को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद में भी क्या है, वह ये परामर्श देता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में क्या है, ये परामर्श क्या है, यहाँ पर देता है। तो परामर्शी जो शक्तियां हैं, एडवाइजरी जो पावर्स है, वो एडवाइजरी पावर्स ये है। प्रशासनिक शक्तियां क्या है भाई? तो मैंने कल आपको बताया था कि अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव कराने का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति क्या है, संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने की क्या है, शक्ति कह दी गई है। संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करने की जो शक्ति है वह शक्ति क्या है जो दी गई है, उस शक्ति के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बच्चों क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मतलब ये जो पावर क्या है ये दिया गया है। इसमें प्रशासनिक पावर क्या जाएगा, मतदाता सूची तैयार करना,
और मतदाता सूची तैयार करने के साथ ही चुनाव की तिथियों की घोषणा करना। मैंने आपको गुजरात चुनाव के बारे में कल बात बताई थी कि 2002 में गोधरा के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने क्या किया था कि इलेक्शन के ठीक पहले, इलेक्शन मतलब 5 साल पूरा होने के पहले ही गुजरात विधानसभा को भंग कर दिया। और गुजरात विधानसभा को भंग करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी, मतलब इलेक्शन कमीशन का मत था कि गुजरात में चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं है, और इस तरह से इलेक्शन कमीशन गुजरात में चुनाव कराने को लेकर तैयार नहीं था। उसने ये रिपोर्ट दी, अपनी परामर्शी शक्तियों का उपयोग किया। गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने कहा कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, इसलिए गुजरात में 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए। प्रश्न यहाँ पर ये उठा कि ये जो अनुच्छेद 174 में बात कही गई है, क्या इस बात से अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग की शक्तियां हैं उससे प्रभावित होती हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात मामले में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया परामर्श था, उस परामर्श को ध्यान में रखते हुए, उस एडवाइजरी पावर को, जो परामर्श है उस परामर्श को ध्यान में रखते हुए ये बात कहीं ना कहीं कही, उस परामर्श को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि जो चुनाव आयोग है वो निर्णय कर सकता है 324 के तहत चुनाव की तिथि क्या होगी। और इसी तरह का मामला बच्चों बंगाल में स्थानीय निकाय के चुनाव कराने को लेकर भी ममता बनर्जी की सरकार और वहां के राज्य चुनाव आयोग के बीच में आया था। दरअसल ईद के टाइम और उसी समय बच्चों के एग्जाम का टाइम चल रहा था, और फसल कटने का, गेहूं की फसल का मतलब यही मार्च अप्रैल मई वाला समय था। तो मुख्यमंत्री का कहना था कि इलेक्शन जो है वो ईद के बाद हो, और इलेक्शन की जो डेट थी वो ईद के बीच में ही कहा रही थी, और मुख्यमंत्री चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री उस पर चुनाव आयोग के मत से क्या है इस्तेफाक नहीं रखती थी। वो मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में गया, और कलकत्ता उच्च न्यायालय में गया तो वहां पर फिर निर्णय दिया गया कि चुनाव आयोग इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो चुनाव आयोग की प्रशासनिक शक्तियों को बताता है, और ये उदाहरणों को जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने कल आपको लिखवाया है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इस पर लिखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों हो क्या रहा है कि बिहार में, पटना में और बाकी बहुत जगह, इवन दिल्ली में भी बहुत सारे टीचर केवल प्रीलिम्स पढ़ा रहे हैं, मेंस के साथ एकदम धोखा नाइंसाफी टाइप का कर रहे हैं, और बहुत से टीचर हर चीज को अलग अलग पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आंसर राइटिंग के लिए बेटा आ जाओ, प्रीलिम्स के लिए आ जाओ बेटा, मेंस के लिए आ जाओ बेटा, इतना टुकड़े टुकड़े में तैयारी को, फिर क्या बेटा इंटरव्यू के लिए आ जाओ बेटा। इस तरह से क्या है कि हर चीज की बंदर बाट लगा दी है। बच्चा एक है, उसकी पर्सनालिटी एक है, तैयारी उसको वही उसी को करना है, और सारे विषय उसी को पढ़ना है, प्रीलिम्स भी उसी को पढ़ना है, मेंस भी उसी को पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में मेंस और प्री को पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में अलग कर देना, ये कहां का न्याय है? अगर किसी बच्चे को 324 इस तरह से पता रहेगा तो प्रीलिम्स में भी 324 लगाएगा, 324, और बिना मेंस के तो प्रीलिम्स की कोई तैयारी होती नहीं। इसी तरह से बहुत से बच्चे जो है वो फंसे हुए हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस टीचर के प्रभाव में, कभी उस टीचर के प्रभाव में। ये सब यहाँ भी जब से यूट्यूब आया है तब से टीचर क्या है, बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और बच्चे की जो कमजोरी होती है उसी कमजोरी को भुनाना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुखर्जी नगर में 2 टीचर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कोई एंटी अकेडमी या किसमें हो गए, हर विषय पढ़ाने लगे। अरे भाई, जो तुम्हारा डोमेन एक्सपर्टाइज है उसी को पढ़ाओ ना। दीपक सर अगर पॉलिटी, एथिक्स और आईआर पढ़ाते हैं तो सोशियोलॉजी भी बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। मॉडर्न इंडिया भी बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, पढ़ के ये पढ़ाना है, लेकिन हर विषय का क्या होता है, एक्सपर्टाइज होता है। और टीचर जब लगातार पढ़ाता है तो उस विषय के साथ वो बिल्कुल क्या होता है, बहुत उच्च स्तरीय और बहुत संश्लेषणात्मक क्षमता से युक्त हो जाता है। अब क्या है कि एक ही टीचर हर विषय को पढ़ाया जा रहा है, फिर बच्चे से ये कह रहा है कि प्रीलिम्स अलग करो, मेंस अलग करो, इंटरव्यू अलग करो। अरे अच्छी किताब पढ़ो, किताब से अच्छी समझ बनाओ, और 50% जो प्रीलिम्स है वो तो मेंस से ही जुड़ा हुआ है ना। इसलिए बच्चों क्या है, अब ये नहीं कि चुनाव आयोग सर प्रीलिम्स में कैसे पढ़ूं, अरे इतनी समझ हो गई तो 324 के बाद के आर्टिकल्स को क्या देख लो। तो इसलिए ये बातें भी आपको करना जरूरी है। चुनाव आयोग की शक्तियों के संदर्भ में मैंने 2 बातें आपको बता दी, ठीक है। और इसके साथ ही बच्चों, चुनाव आयोग का जो रेगुलेटरी पावर्स है, उस रेगुलेटरी पावर्स को आप देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उन्हें चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, यह क्या है, यह राजनीतिक दलों को, जो कि राजनीतिक दलों को क्या है, मान्यता देता है, मान्यता देता है, और मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। चुनाव चिन्ह क्या है, आवंटित क्या करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों कि रेगुलेटरी जो पावर्स हैं उन पावर्स में ये है। उमराना सिद्दीकी का कहना है कि अच्छी किताबों का नाम जो है, यस, अच्छी किताबों का नाम क्या है, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार ले लो। एक किताब लो, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है ये, ठीक है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी ले लो। इसके साथ एक किताब ले लो कोई भी, जैसे किताब ले सकते हैं आप, बीके शर्मा की किताब आती है भारत के संविधान पर, या फिर सुभाष कश्यप सर की किताब ले सकते हैं, ठीक है, ये किताब ले लीजिए, ठीक है। और एक ले लीजिए बच्चों बेयर एक्ट। बेयर एक्ट क्या है, यहाँ पर इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने नियामक शक्तियों को आपने देखा। अर्धन्यायिक शक्तियां क्या है, अर्धन्यायिक शक्तियों में क्या है कि चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश नहीं कर पाने के कारण जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है, ठीक है। चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश नहीं कर पाने के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित क्या कर सकता है, ठीक है। ये और ये शक्ति उसके पास ही है। इसको मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं अर्धन्यायिक शक्तियां। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग के परामर्श से ये घोषणा राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं करेंगे। ये अर्धन्यायिक शक्तियां किसके पास है, ये चुनाव आयोग के पास है। तो अर्धन्यायिक जो शक्तियां हैं वो शक्तियां किसके पास है, चुनाव आयोग के पास है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको नोट कर लेना है, नोट कर लिया आप लोगों ने।
नोटेड है बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कृष्णनंदन कुमार सिंह, शिल्पा सिंह, प्रवीण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर यहां पर बच्चों लोग नेक्स्ट जो चुनाव आयोग की जो स्वतंत्रता है इस पर भी सवाल पूछा जाता है, स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल पूछा जाता है। तो अगर बीपीएससी मेंस में, जो बीपीएससी मेन है, इसमें बच्चों चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले क्या है, संवैधानिक निकाय होना। जो वैधानिक निकाय हैं, जो सांविधिक निकाय हैं बच्चों, वो क्या है, उनके ऊपर संसद का दबाव है। जो सरकार के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, जो संसद के कानून के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, और जो संविधान के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। तो जो सरकार के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं उसको सरकार जब चाहे आगे पीछे कर ले। जो कानून के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, जो संसद के कानून के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई हैं, तो संसद के कानून के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो वैधानिक हैं। लेकिन जो संविधान के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं उनमें तो अगर आप कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो आपको संवैधानिक क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ये लिखेंगे कि अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात तो आप लिखेंगे। इसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों के दबाव व प्रभाव से मुक्त होने में मदद मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट के गुजरात के मामले में दिए गए रेफरेंस के से तय होता है कि अनुच्छेद 324 में जो चुनाव के अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन और संचालन की 4 शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करने में चुनाव आयोग स्वतंत्र है पूरी तरह से। तो ये दोनों बातें आप लिखेंगे। दरअसल क्या है, संवैधानिक निकाय होने से एक एस मिल जाता है। जैसे जो एसएससी है वो वैधानिक निकाय है, ठीक है, लेकिन जो बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो 314 के तहत संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय जो होता है उसमें कोई फेरबदल जब तक आप संविधान संशोधन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और संविधान संशोधन करने के लिए आपको संसद में आना पड़ेगा। इसका मतलब राष्ट्रीय विषय हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे कि अनुच्छेद 324, जो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है। इससे वह कार्यपालिका के दबाव, हस्तक्षेप एवं प्रभाव से कुछ सीमा तक क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। कुछ सीमा तक क्या है, स्वतंत्र हो जाता है। और इसके साथ ही गुजरात मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत दिए गए मत के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों के अधीक्षण, संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है। नियंत्रण के मामले में पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। संवैधानिक निकाय होना, ये इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर आधारित नहीं है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो नियुक्ति क्या है, वो नियुक्ति हाई पावर कमेटी के आधार पर करेंगे। तो नियुक्ति का जो तरीका है, तो हम लोग ये कहेंगे कि नियुक्ति का जो तरीका है वह भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चुनाव आयोग में 2023 में अनूप बर्नवाल वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं
तो सभा में विपक्ष के नेता एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुसार होना चाहिए। जो समिति है उस समिति के अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है। संवैधानिक निकाय होना, नियुक्ति का तरीका होना, ये दोनों क्या है पॉइंट है बच्चों, ठीक है। ये दोनों जो पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को क्या है आपको नोट कर लेना है। इससे पहले सिर्फ प्रेसिडेंट करते थे, मतलब प्रेसिडेंट मतलब केवल प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसमें कोई कमेटी थी ही नहीं। और मैंने कल ये बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम की बात अनूप बर्नवाल बाद में की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि संसद इस पर विषय पर कानून क्या बनाएगी, यहाँ पर क्या है इस पर बिना किसी के सलाह से करते थे। ये पूरी तरह से क्या था, एक एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रिशनरी पावर था, मतलब एक कार्यपालिका की जो विवेकाधीन शक्ति होती है उस विवेकाधीन शक्ति के तहत होते थे। और चुनाव आयोग का स्वतंत्र निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और जो निष्पक्षता है वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे कि राज्यपाल के पद में केंद्र का प्रतिनिधि होना उसका एक पहलू है, लेकिन राज्यपाल कुल मिलाकर केंद्र का प्रतिनिधि ही रह जाता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख बन ही नहीं पाता। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर प्रिंसिपल जब तक उनकी इच्छा है तब तक वो बने रहते हैं। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पॉलिटी में किसी भी पद की स्वतंत्रता को लेकर कोई भी बात करेंगे बच्चों, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी पद की स्वतंत्रता को लेकर जब भी आप बात करेंगे तो उस बात में वो जो बात है उसमें आप इस चीज को जरूर नियुक्ति के तरीके पर जरूर बात करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? दो पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। फिर इसके साथ ही बच्चों क्या है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित नहीं है। प्लेजर प्रिंसिपल पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु के लिए क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होती। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होती है। वह 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद को धारण करते हैं। कार्यकाल की स्थिरता भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को तय करता है। कार्यकाल की जो स्थिरता है वो स्थिरता भी यहां पर होती है। फिर इसके साथ ही बच्चों आपको यह भी पता होगा कि अनुच्छेद 324(5) के तहत चुनाव आयोग को उन्हीं आधारों पर हटाया जाता है जिस रीति से और जिस आधार से, मतलब यहां पर जिस रीति से, जिस आधार से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हटाने के तरीके से भी क्या है ये बात जुड़ी हुई है। फिर इसके साथ ही बच्चों 324(5) के अनुसार चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त इनफैक्ट, चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। पद पर रहने के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। फिर इसके साथ ही कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
निर्वाचन आयुक्त को की सेवा, यहां पर एक और बात, उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, फिर इसी तरह से कि किसी भी निर्वाचन, अब इसके साथ ही बच्चों क्या है कि किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को जब भी हटाया जाएगा तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे तो स्वतंत्रता संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब इसके साथ ही बच्चों एक और पॉइंट है कि देखिए, भारत में जो चुनाव आयोग का जो ढांचा है, अगर हम इस ढांचे की बात करें, ठीक है, भारत में जो चुनाव आयोग का बच्चों जो ढांचा है, इसको आप समझिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो दो अलग जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है, ये हमेशा रहते हैं, ये हमेशा होते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही क्या है, ये जो रीजनल कमिश्नर होते हैं, जो रीजनल जो कमिश्नर होते हैं, ये कमिश्नर क्या होते हैं, रीजनल कमिश्नर, ये चुनाव के समय, मतलब ये चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान व चुनाव के बाद क्या होते हैं, चुनाव के बाद क्या होते हैं। जो यहां पर दूसरा है, प्रादेशिक जो आयुक्त हैं, जो रीजनल जो कमिश्नर हैं, वो रीजनल कमिश्नर जो होते हैं वो क्या है, चुनाव के समय होते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति कब होती है, ये चुनाव के समय होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो चुनाव में लगने वाले जो कर्मचारी होते हैं, ये कर्मचारी जो है, ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कह देती हैं। ठीक है, और ये भी केवल क्या होते हैं, चुनाव के समय होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सरकारी प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, सरकारी लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगती है। अब यहां पर यह बात समझने की है कि ये लोग इसकी बात क्यों मानेंगे। ये जानते हैं कि इनका प्रमोशन डिमोशन ये सब राज्य और केंद्र सरकार पर निर्भर है। दूसरा है कि कर्मचारी मान लीजिए कि 1000 की जरूरत है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार 1000 कर्मचारी न दे, तो पहली बात है कि संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जितने कर्मचारी मांगे जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाने के लिए, क्योंकि उसके पास अपने कर्मचारी नहीं है, तो यहां पर क्या है कि आवश्यक कर्मचारियों को देने के लिए क्या बाध्य है। वह 324(6) में 300 जो बच्चों जो 324 जो 6 है, तो 324(6) में संविधान में यह प्रावधान है। संविधान कहता है कि जितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी, ये उतने कर्मचारी क्या है, आवश्यकता होगी, उतने कर्मचारी देने के लिए क्या है, बाध्य है। कौन, राज्य और केंद्र सरकार। ठीक है, कर्मचारी दे दिया इन्होंने। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए जो कर्मचारी है वो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं माने तो क्या होगा। यहां पर अब क्या आ गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आदेश दिया कि इलेक्शन के समय, चुनाव के समय जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, अधिकारी एवं कर्मचारी, ये चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। मतलब उनके बारे में अनुशासनात्मक कार्रवाई तक करने की जो शक्ति है वो चुनाव आयोग के पास होगी। तो चुनाव के समय अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। जो प्रतिनियुक्ति है उस प्रतिनियुक्ति पर क्या है, माने जाएंगे।
और यह बात बच्चों क्या है कि 1988 में ही इसको कानूनी रूप देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जोड़ दिया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों, ये भी एक पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। ये भी एक पॉइंट है कि चुनाव आयोग के पास कर्मचारी और अधिकारी नहीं होते हैं। चुनाव आयोग में स्थायी केवल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त होते हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग के पास लोकसभा और राज्यसभा की तरह अपना सचिवालय भी नहीं है। तो जो चुनाव आयोग है इसका बाकी जो संरचना है वो अस्थायी है। तो यहां पर यह कहा गया कि भाई चुनाव आयोग जो है इसमें कैसे काम करेगा, तो यह कहा गया कि भाई चुनाव आयोग को जितने अधिकारी कर्मचारी चुनाव कराने के लिए चाहिए उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार देने के लिए पाते हैं। आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन वो चुनाव आयोग की बात क्यों मानी जो कि 10 दिन के लिए ड्यूटी कर रहे हो। तो यहां पर यह कहा गया कि भाई जितने दिन ड्यूटी करेंगे ये प्रतिनियुक्ति परमानी करेंगे। और चुनाव आयोग से ड्यूटी कटवाना आप जानते होंगे कि ये अब आसान काम नहीं रह गया है, इस बात को आप समझते होंगे। तो यहां पर बच्चों चुनाव आयोग के संदर्भ में ये बात आपको क्या है ध्यान में रखना है, जो चुनाव आयोग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है बात क्या है ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के बारे में बात की। अगला बच्चों यहां पर क्या है कि जो चुनाव सुधार है, अगला ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसके साथ ही जो चुनाव सुधार है, इलेक्शन रिफॉर्म, उस इलेक्शन रिफॉर्म के बारे में भी आपको क्या है यहां पर लिखना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कि भाई इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर पिछली बार भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया था और इस बार भी क्या है सवाल क्या है पूछा जा सकता है। तो यहां पर इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर क्या क्या चीजें हैं ये आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि भारत के चुनाव आयोग एवं विधि आयोग की सिफारिश है। क्या सिफारिश है? जस्ट मिनट बच्चों, इसी चलने में कुछ दिक्कतें हो रही हैं। भारत के चुनाव आयोग एवं विधि आयोग की सिफारिश है कि जघन्य अपराधों में आरोपित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। ठीक है, अभी जो भारत में जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये क्या है कि ये दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकता है। मांग क्या है, सुधार क्या है? मांग है कि आरोपित जो व्यक्ति हैं चुनाव लड़ने से रोका जाए। किसमें आरोपित, एक्यूज्ड को रोका जाए। जो जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम जैसे मर्डर में या फिर दुराचार में जो आरोपित हैं उनको रोक दिया जाए, ये कहा जा रहा है, ये करने की बात कही जा रही है। ठीक है, यहां पर राजनीतिक दलों का कहना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दुर्भावना या शत्रुता के कारण कई लोग कुछ लोगों से बदला चुकाने के लिए, उनको इलेक्शन में रोकने के लिए इस हथकंडे का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसकी काट यह है कि इस पर क्या है कि अगर कोई भी शिकायत फर्जी पाई गई कि फर्जी तरीके से चुनाव में लड़ने से रोकने के लिए फंसाया गया तो वहां पर कठोर से कठोर सजा दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि भारत में जो चुनावी आचार संहिता है, चुनावी जो आचार संहिता है, इसे कानूनी बनाया जाना चाहिए और इसे लागू करने की जो शक्ति है, इसे लागू करने की जो शक्ति है, शक्ति चुनाव आयोग को दे दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि एक राष्ट्र एक चुनाव कराना चाहिए, जिस पर पिछली बार बीपीएससी ने सवाल पूछा था। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या कराना चाहिए। चुनावी खर्चे के संदर्भ में चुनाव आयोग को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। चुनावी खर्चे के नियंत्रण के संदर्भ में चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां देना चाहिए। ठीक है, पांचवां, चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। ये पांचवा हो गया। ठीक है, ये चौथा हो गया। और इसके साथ ही बच्चों जो छठवां पॉइंट है वो ये है कि चुनाव खर्चों का आंशिक जो वहन है, आंशिक भार राज्य कोष से उठाया जाना चाहिए। ठीक है, आंशिक जो भार है वो
राज्य कोष से क्या है उठाया जाना चाहिए, आंशिक भार राज्य कोष से उठाया जाना चाहिए, ये है। ठीक है, और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट का पार्ट है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? नोटेड? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, ये पिछले साल पूछ दिया गया था बीपीएससी में, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है इलेक्शन रिफॉर्म। ठीक है, तो इलेक्शन रिफॉर्म पर आप तैयारी करके रखें। ठीक है।